जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं टारगेट किंग। बता दें कि बहुत ही गजब का, बहुत ही शानदार का क्लास लेकर आप लोग के बीच में आ गए हैं। एसएससी जीडी के लिए, क्या एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए, क्या एमटीएस और सीएचएसएल के लिए, क्या सीएचएसएल के लिए, सीएचएसएल के लिए। तो आप लोग यह वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हर स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंच सके। दोस्तों तो चलते हैं, आज थ्योरी का क्लास है, शानदार से क्लास चलेगा और आप लोग नोट बनाइएगा। आप लोग को पीडीएफ भी हम दे देंगे, तो आप लोग नोट बनाइएगा, अपना कॉपी कलम उठा के और लिखिएगा। और बता दें कि बहुत ही गजब का शानदार चलेगा भाई। आप लोग पढ़िएगा। आप लोग बायोलॉजी पढ़ चुके होंगे। सबसे प्रथम हम जानते हैं बायोलॉजी के बारे में। क्या के बारे में जानेंगे? बायोलॉजी के बारे में हम जानेंगे। क्या होता है बायोलॉजी, कितने प्रकार का होता है बायोलॉजी, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, हमारे एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसको इम्पोर्टेंट, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, सब आप लोग इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग क्लास कीजिएगा रेगुलर, आप लोग नोट बनाइएगा रेगुलर, ऐसा पढ़ाएंगे शानदार लगेगा। आप लोग शानदार से सेशन को देखिए। चलते हैं बायोलॉजी। आप लोग जानते होंगे, आप लोग पढ़ भी चुके होंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी होता क्या है दोस्तों? सबसे प्रथम बायोलॉजी को टर्म ऐसा टर्म होता है बायोलॉजी में जो कि बहुत ही शानदार, टर्म से ही पता चल जाता है से बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया, इसको हम जानते हैं। तो दोस्तों बायोलॉजी का अर्थ होता है दोस्तों, बायोलॉजी दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। क्या? दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। कौन सा? तो सबसे प्रथम देखिए, बायो और लोगस, यानी कि बायो और लोगस। बायो का अर्थ होता है दोस्तों जीवन। क्या होता है? जीवन होता है बायो का अर्थ। और लोगस का अर्थ होता है दोस्तों अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। लोगस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अध्ययन। इससे डिफिनीशन निकलता है बायोलॉजी का दोस्तों कि जीवन के अध्ययन करते हैं उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जीवन के बारे में हम जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। शानदार, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है दोस्तों? आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग जहां दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगला क्लास में आप लोग को हम बता देंगे। तो सबसे प्रथम इस टर्म को आप लोग समझ गए होंगे कि बायोलॉजी होता क्या है। तो बायोलॉजी होता है दोस्तों जीवन के अध्ययन करते हैं उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। इसको हम बायो का मतलब कहते हैं लाइफ, और इसको कहते हैं स्टडी इंग्लिश में भी लिख देते हैं स्टडी। समझ में आ गया ना? तो अगला चलते हैं। अगला क्या होता है? बायोलॉजी कहलाता है जो दोस्तों जीवन का ही अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन के ही अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। समझ में आ गया होगा? जीवन के ही अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। अगला है दोस्तों जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ले मार्क्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ले मार्क्स फ्रांस के वैज्ञानिक थे और ट्रिवियस जर्मनी का वैज्ञानिक थे दोस्तों। 1801 ईस्वी में इन्होंने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। दोस्तों आपसे पूछ देगा एग्जामिनर कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आप लोग बताइएगा ले मार्क्स और ट्रिवियस। यानी कि ले मार्क्स जो जर्मनी का वैज्ञानिक थे, फ्रांस का वैज्ञानिक थे, और ट्रिवियस जो कि जर्मनी का वैज्ञानिक थे। कब बताए थे दोस्तों? 1801 में। कब बताए थे? 1801 में। कब बताए थे? 1801 में। अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? बता दें कि बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी का जन्मदाता किसी न किसी तो खोजा होगा बायोलॉजी को। तो बायोलॉजी का जन्मदाता अरस्तु को कहा जाता है। क्या? अरस्तु को बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। समझ में आ गया ना? अरस्तु को बायोलॉजी का जन्मदाता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? बता दें कि इसको हम बायोलॉजी को दो भाग में, दो शाखा में विभाजन करते हैं। इसको हम दो शाखा में विभाजन करते हैं। पहला होता है बोटनी। क्या होता है? बोटनी होता है दोस्तों। और दूसरा होता है जूलॉजी। क्या होता है? जूलॉजी। क्या होता है? जूलॉजी। अगला देखिए,
होता है बायोलॉजी दो प्रकार के होता है दोस्तों, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। कौन होता है? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या होता है दोस्तों? जंतु के अध्ययन करते हैं, जंतु के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु के बारे में हम जानते हैं, उसको जंतु विज्ञान कहते हैं। बता दें कि वनस्पति विज्ञान क्या होता है? वनस्पति विज्ञान होता है दोस्तों, पेड़ पौधे के अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधे के अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधे के बारे में जानते हैं, उसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा दोस्तों। सबसे प्रथम एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है? जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो आप लोग बता दीजिएगा, अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। बता दें कि जंतु विज्ञान का जनक कौन होता है? अरस्तु हैं, और अरस्तु जी हैं। और बता दें कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो आप लोग कहिएगा थियोफ्रेस्ट है। कौन है? थियोफ्रेस्ट है। अगला स्लाइड पर चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों जीवधारियों का वर्गीकरण। क्या है? जीवधारियों का वर्गीकरण। और बता दें कि इस क्लास में हम टॉपिक शुरू किए हैं बायोलॉजी को दो भाग है। तो हम बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे बोटनी को। क्या पढ़ेंगे? बोटनी को पढ़ेंगे, और बोटनी खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो हम जूलॉजी को स्टार्ट करेंगे। क्या है? सबसे प्रथम हम पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान को, वनस्पति विज्ञान समाप्त हो जाने के बाद हम जंतु विज्ञान को पढ़ेंगे। तो चलते हैं, अगला जानते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण जानेंगे। जीवधारियों का वर्गीकरण किसने किए थे? तो बता दें कि जीवधारियों का वर्गीकरण अरस्तु ने किए थे, और दो समूह में विभाजन किए थे। क्या किए थे? अरस्तु जी ने सबसे प्रथम जीवधारियों का वर्गीकरण किए थे, और दो ग्रुप में, यानी टू ग्रुप्स में विभाजन किए थे। टू ग्रुप्स में विभाजन किए थे दोस्तों। बता दें कि दो ग्रुप में विभाजन किए थे इनको, और एक का नाम दिए थे जंतु समूह, और दूसरा का नाम दिए थे वनस्पति समूह। ठीक है, एक का नाम क्या दिए थे? जंतु समूह, और दूसरा का क्या दिए थे? वनस्पति समूह। तो सबसे प्रथम जंतु समूह को हम इंग्लिश में लिख देते हैं एनिमल ग्रुप्स। क्या? एनिमल समूह, यानी कि ग्रुप्स। क्या? एनिमल ग्रुप्स। और वनस्पति को कहते हैं बोटनी, यानी कि प्लांट बोल दीजिए इसको। प्लांट बोलिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। क्या? प्लांट बोलिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ प्लांट्स ग्रुप्स। क्या? प्लांट ग्रुप्स। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, संदार से होना चाहिए, और बहुत ही मज़ा आ रहा होगा आप लोग को, हम जानते हैं। तो आप लोग यह वीडियो को शेयर कीजिए भाई, और शेयर कीजिएगा। और संदार की क्लास चल रहा है, आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है, नोट बनाइएगा। चलते हैं अगला स्लाइड पे। अगला स्लाइड है दोस्तों, लिनियस जी ने अपनी पुस्तक स्ट्रेमेटा नेचुरे में सर्वप्रथम जीवधारियों का दो जगत में विभक्त किए थे, यानी कि टू किंगडम में इसको क्लासिफिकेशन किए थे। ठीक है, पहला था पादप जगत, और दूसरा था जंतु जगत। क्या था? पहला था प्लांट्स किंगडम, और दूसरा था जंतु किंगडम। दोस्तों बता दें कि इन्हों को लिनियस जी ने इसको जीवधारियों को दो वर्गों में विभाजित किए थे, पादप जगत और जंतु जगत में। इसी के लिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है? से आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? तो आप लोग बता दीजिएगा दोस्तों, लिनियस। क्या बताइएगा? पूछेगा आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? तो लिनियस को। क्या कहते हैं? लिनियस को। एक क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, से लिनियस का पुस्तक का नाम क्या था? लिनियस का पुस्तक का नाम क्या था? तो स्ट्रेमाटा नेचुरे। क्या नाम था? स्ट्रेमाटा नेचुरे, जो कि जीवधारियों को दो वर्गों में विभक्त किए थे इस बुक में। तो चलते हैं अगला स्लाइड है दोस्तों, आप जानेंगे 5 जगत का वर्गीकरण। क्या? 5 जगत का वर्गीकरण। 5 जगत का वर्गीकरण R.H. व्हिटकर द्वारा सन 1969 में किया गया था। कब किया गया था? R.H. व्हिटकर द्वारा 1969 में। इनको बहुत गर्मी है, और
इनको विभाजन किया गया था, यानी कि वर्गीकरण किया गया था दोस्तों। बता दें कि जीवों को, बता दें कि ये लिनियस आर्य हुटकर साहब जी ने 5 जगत का वर्गीकरण किए। तो आप लोग पूछ सकते हैं दोस्तों से, सर आर्य हुटकर जी ने 5 जगत का वर्गीकरण किए थे, किसके आधार पर किए थे, आप पूछ सकते हैं। तो जानते हैं कि किसके आधार पर जीवों को 5 जगत में वर्गीकरण किए थे। तो सबसे प्रथम आता है उनका गुण के आधार पर, जनन के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, भोज्य स्वभाव के आधार पर, इनको आधार पर इसने बांटा था 5 जगत में। किसको 5 जगत में बांटा था, बता दें कि 5 जगत का वर्गीकरण, यह वर्गीकरण को जैविक लक्षण के आधार पर भी बांटा गया था। जैविक लक्षण के आधार पर भी बांटा गया था, इसीलिए जैविक वर्गीकरण भी कहा जाता है। जैविक वर्गीकरण भी कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है दोस्तों क्वेश्चन, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि जैविक वर्गीकरण क्या, जैविक वर्गीकरण का जनक कौन है। तो आप लोग बताइएगा आर्य हुइटिकर। क्या बताइएगा, आर्य हुइटिकर। क्या बताइएगा, आर्य हुइटिकर। क्या बताइएगा, आर्य हुइटिकर बताइएगा। यहाँ का क्लियर होना चाहिए। आपसे पूछेगा कि 5 जगत का वर्गीकरण किसने किए थे, तो आर्य हुइटिकर कब किए थे, तो 1969 में किए थे। तो अगला स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। एसएससी जीडी और एमटीएस सीएचएसएल के लिए इस बार जॉब लेना है 100%। चलते हैं। तो आप लोग पूछिएगा दोस्तों कि 5 जगत का नाम बता दीजिए सर। तो 5 जगत का नाम लीजिए, 5 जगत का नाम लीजिए दोस्तों। 5 जगत क्या है, सबसे प्रथम में आया था मोनेरा आया था, प्रोटिस्टा आया था, पादप था, कवक था, जंतु था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लैटेनियम, फंगी, एनिमल। ठीक है ना। यहाँ तक आपसे पूछेगा से आर्य हुइटिकर द्वारा 5 जगत कौन कौन था, तो आप लोग बता सकते हैं मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, पादप था, कवक था, जंतु था। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे, बोटनी में पढ़ेंगे, हम सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बोटनी में पढ़ना है पादप को पढ़ना है, प्लैटेनियम को, प्लांट के बारे में पढ़ाना है। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट के बारे में। तो पादप के बारे में पढ़ेंगे। पादप जगत क्या होता है, सबसे प्रथम पादप के बारे में जानते हैं। पादप होता क्या है दोस्तों, पादप होता क्या है, पादप एक कॉस्मोपॉलिटन होता है। क्या होता है, पादप होता है सो कॉस्मोपॉलिटन होता है। कॉस्मोपॉलिटन होता है, यानी कि कॉस्मोपॉलिटन कहने का मतलब होता है सर्वव्यापक। क्या होता है, सर्वव्यापक, यानी कि सर्वव्यापक कहने का मतलब होता है दोस्तों यह जल और थल दोनों में रहता है। पादप है से जल और थल दोनों में रहता है, इसी कारण इसको कॉस्मोपॉलिटन यानी कि सर्वव्यापक भी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलते हैं आगे चलते हैं। बता दें कि पादप है से यूकेरिएटिव होता है। क्या होता है, यूकेरिएटिव होता है। पादप क्या होता है, यूकेरिएटिव होता है। यूकेरिएटिव कहने का अर्थ है दोस्तों इसमें केंद्रक झिल्ली पूर्ण रूप से बनी होती है। क्या होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली पूर्ण रूप से बना होता है। क्या, पूर्ण रूप से केंद्रक झिल्ली बना होता है। क्लियर है बात यहाँ तक, पूर्ण रूप से केंद्रक झिल्ली बना होता है। पादप जगत में यह बहुकोशिकीय होता है, बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना होता है पादप जगत। और बता दें कि पादप जगत यह प्रकाश संश्लेषण करता है। किसके कारण प्रकाश संश्लेषण करता है, आप लोग पूछ दीजिएगा कि सर बता रहे हैं आप कि पादप जगत में पादप प्रकाश संश्लेषण करता है, तो किसके कारण प्रकाश संश्लेषण करता है। तो आप लोग लिख लीजिए दोस्तों, क्लोरोफिल के कारण यह प्रकाश संश्लेषण करता है। तो यह प्रकाश संश्लेषण करता है क्लोरोफिल के कारण। तो आप लोग श्योर हैं कि ये क्या होगा, सपोसी होगा।
प्रकाश संश्लेषण करता है यानी कि खाना अपना खुद का बनाता है, इसको हम स्वपोषी कहते हैं। क्या है? पादप स्वपोषी होता है दोस्तों, और खाना यह अपना आप स्वयं बनाता है, किसी दूसरे पे आश्रित नहीं होता है। सूरज से प्रकाश लेता है और क्लोरोफिल के कारण यह खाना बनाता है दोस्तों। और बता दें कि इसमें सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है दोस्तों। आपसे पूछता है क्वेश्चन में पूछता है दोस्तों कि पादप जगत का पादप का कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो आप लोग बताइएगा सेलुलोज का बना होता है। आप लोग बताइएगा सेलुलोज का बना होता है। एक क्वेश्चन और पूछता है दोस्तों कि कवक का कोशिका भित्ति किससे बना होता है। एक क्वेश्चन पूछता है कवक का कोशिका भित्ति किससे बना होता है, तो आप लोग बताइएगा किससे? काइटिन से। ठीक है, काइटिन से। तो क्या से? काइटिन से। सबसे प्रथम एक बात और है इसमें कि यह चल नहीं सकता है। आप पेड़ पौधा के देखे हैं चलते हुए, यह चल नहीं सकता है। अगला चलते हैं, आगे क्या है। इसके पास प्लास्टिड पाया जाता है जिसको कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इसके पास क्या पाया जाता है? प्लास्टिड पाया जाता है जिसको कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। प्लास्टिड पूछिएगा कहाँ पाया जाता है? पतिया में पाया जाता है। ठीक है, पतिया में पाया जाता है। पूछ देगा कि ऑप्शन में दे देगा कि पौधा का, एक क्वेश्चन लिखते हैं, पौधा का रसोई घर निम्नलिखित में कौन है? एक में दे देगा जड़ यानी रूट। ठीक है, बी में दे देगा तना, सी में दे देगा पत्ती, और डी में दे देगा सभी। तो आप लोग क्या दीजिएगा इसका उत्तर? तो आप लोग को हम बता चुके दोस्तों, बताए हैं अभी कि सबसे पौधा में प्लास्टिड पाया जाता है, और प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियां में पाया जाता है। तो इसके कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा? पत्ती। यानी कि पेड़ पौधा का रसोई घर क्या होता है? पत्ती होता है, और इसको हम प्लास्टिड पाया जाता है पत्ती में। बता दें कि प्लास्टिड ये है, ये क्या है? प्लास्टिड है। क्या है ये? प्लास्टिड है दोस्तों। क्या है ये? प्लास्टिड है। आप लोग प्लास्टिड को देखिए, प्लास्टिड है जे यहाँ प्लास्टिड है। ये होता है, देखिए ये होता है, इसको ये देखिए प्लास्टिड है, ये है से आउटर मेम्ब्रेन है, यानी कि बाहरी झिल्ली है। क्या है? बाहरी झिल्ली है। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। ये है दोस्तों, यानी कि इनर मेम्ब्रेन है, यानी कि अंत झिल्ली है। ठीक है, अंत झिल्ली है। ये बुझा रहा है, ये पीला कलर का बुझा रहा है। इसको एस्ट्रोमेटा कहते हैं, एस्ट्रोमा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इतना बात आगे पढ़ेंगे, इसको हम विस्तार में पढ़ेंगे। अगले जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम बताएंगे कि प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड में क्या होता है। इसके के लिए थोड़ा सा यहाँ पर यह पिक्चर सेट हो गया है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, बता दिए हैं, आगे बताएंगे। देखिए पादप को बारे में हम जानते हैं। पादप दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं पादप। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्या? पादप 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अबीजी। क्या होता है? एक होता है अबीजी और दूसरा होता है बीजी। अबीजी का कहने का मतलब होता है इसमें बीज नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? इसमें बीज नहीं होता है। अबीजी कहने का मतलब होता है इसमें बीज नहीं होता है, और इसमें बीज नहीं होता है, और बीजी में बीज होता है। सबसे प्रथम अबीजी भी
तीन प्रकार के होता है। क्या होता है? तीन प्रकार के होता है। एक में होता है थैलोफाइटा, बी में होता है ब्रायोफाइटा और तीसरा होता है टेरेडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरेडोफाइटा, बोलिए हमारे साथ, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरेडोफाइटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो बीजी होता है दो प्रकार के। क्या होता है? बीजी होता है दो प्रकार के। बीजी कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के होता है। एक होता है अनावृत बीजी, एक होता है आवृत बीजी। आवृत बीजी भी दो प्रकार के होता है दोस्तों। हम इस सब को विस्तार में पढ़ेंगे। इस सब को हम विस्तार में पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे, विस्तार में पढ़ेंगे। तो आप लोग कॉन्सोनेंट टेंस के ये सब लिख लीजिए और आप लोग को विस्तार में अभी हम बता रहे हैं। देखिए, एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी, यह दो प्रकार के होता है। एक होता है एक बीजपत्री, दो होता है दूसरा में होता है द्विबीजपत्री यानी कि मोनोकोट और डाइकोट। इसको हम विस्तार में पढ़ेंगे। अभी रुकिए, आप लोग को हम पढ़ाएंगे विस्तार में। सबसे प्रथम यहाँ पढ़ते हैं थैलोफाइटा। क्या है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा यहाँ लिख देते हैं। थैलोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या पढ़ेंगे? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा लिख लीजिए। थैलोफाइटा पढ़ते हैं। यह क्या होता है? थैलोफाइटा होता है, यह अबीजी होता है। क्या होता है? अबीजी होता है, यानी कि इसमें बीज नहीं पाया जाता है। क्या? इसमें बीज नहीं होता है। इसमें बीज नहीं होता है, बीज नहीं है। ठीक है, इसमें बीज नहीं है। इसमें कोई संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। संवहन ऊतक का कहने का मतलब होता है इसमें जाइलम, क्या? जाइलम, रुक जाइए, जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। नहीं, सॉरी दोस्तों, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। संवहन ऊतक कहने का मतलब होता है कि जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है? थैलोफाइटा में दोस्तों जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। थैलोफाइटा थैला जैसा रचना होता है, संरचना होता है, थैला जैसा रचना होता है। इसमें ताना, पतिया, इसका हो गया, सभी एक ही थैला जैसा रखता है। एक ही थैले जैसा रहता है, एक ही थैले जैसा संरचना में होता है। उसमें आप देखिएगा तो उसमें पता नहीं चलेगा कि इसका जड़ कहाँ है, इसका तना कहाँ है, इसका स्टेम कहाँ है, आपको पता नहीं चलेगा इसमें। इसको इसीलिए इसको कहा जाता है थैला जैसा इसका संरचना होता है थैलोफाइटा को। यह जलीय पादप है। क्या होता है? यह जलीय पादप है, यानी कि यह जल में पाया जाता है दोस्तों। कि इसमें पाया जाता है, जल में पाया जाता है। और इसका उदाहरण होता है एल्गी। क्या होता है? एल्गी होता है। इसका उदाहरण एल्गी है। बता दें कि सबसे प्रथम हम जानते हैं एल्गी यानी कि शैवाल। एल्गी यानी कि शैवाल को बारे में हम पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछ लेता है हर एग्जाम में शैवाल से। इस सब क्वेश्चन हैं, आप लोग देखिएगा और समझिएगा शैवाल होता क्या है। आप लोग कुछ शैवाल के बारे में बताते हैं दोस्तों। शैवाल होता क्या है? शैवाल होता है, शैवाल का अध्ययन को कहते हैं दोस्तों फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। इसमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवाल में सेलुलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है और इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है, यानी कि संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। इसमें एल्गी में यानी कि शैवाल में जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है, यानी कि संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। यह जलीय, ताज़ा और समुद्रीय में पाया जाता है, यानी कि समुद्र या जलीय में पाया जाता है। यह थल और जहाँ पर नमी होगा वहाँ पर यह पाया जाता है शैवाल कहाँ पर पाया जाता है? जहाँ नमी होगा वहाँ पाया जाएगा शैवाल को बता दें कि शैवाल होता है दोस्तों, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल शैवाल में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल किसी भी पौधा में पाया जाता है तो वह सपोषी होता है। क्या होता है? सपोषी होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है।
कोलेरा है जो कि अंतरिक्ष यात्री का भोजन होता है, अंतरिक्ष यात्री का भोजन होता है कोलेरा। और बता दें कि ये है सवाल होता है कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, कोलेरा होता है अंतरिक्ष यात्री का भोजन। इस क्वेश्चन पूछता है BBI CHSL में, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था। और बता दें कि सबसे ज़्यादा शैवाल होता है कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 में बदल देता है, इसीलिए शैवाल को महत्वपूर्ण उपयोगी माना जाता है। और CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड में कौन बदलता है, तो शैवाल बदल देता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला स्लाइड पे। शैवाल एक कोशिकीय को क्लोडोमाइमोनस कहा जाता है और बहुकोशिकीय को एल्वा कहा जाता है। एक कोशिकीय को क्या कहा जाता है, एक क्लेडोमाइमोनस कहा जाता है और बहुकोशिकीयों को एल्वा कहा जाता है। भूरे शैवाल कोशिका भित्ति, शैवाल देखिए यही शैवाल है जो कि पानी में उगता है यह शैवाल, और जहाँ पे सारा गला पानी होता है वहाँ पर ये शैवाल हो जाता है, जिसको हम काई भी कहते हैं। भूरे शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बना होता है, कोशिका भित्ति से प्राप्त होता है एलिजन प्राप्त होता है और उसको रबर उद्योग में उपयोग किया जाता है। भूरे शैवाल की कोशिका भित्ति से प्राप्त होता है एलिजन को, उसको हम रबर में उपयोग करते हैं। आगे है शैवाल के प्रकार। शैवाल को हम 3 प्रकार को इसमें जानेंगे, 3 प्रकार को जानेंगे और महत्वपूर्ण है 3 प्रकार को। देखिए कोरोलोफाइसिस होता है एक, एक होता है फियोफाइसिस। कोरोलोफाइसिस का मतलब होता है दोस्तों, कोरोलो मतलब होता है हरा। क्या होता है, हरा। कोरोलो मतलब होता है हरा और फाइसिस मतलब होता है शैवाल। क्या होता है, फाइसिस मतलब होता है शैवाल। फाइसिस मतलब क्या होता है, शैवाल होता है। तो इसको हम हरा शैवाल यानी कि सामान्य नाम में इसको क्या कहते हैं, कोरोलोफाइसिस को हरे शैवाल कहते हैं। इसको बारे में हम जानेंगे, लेकिन इसको हम एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है, कोरोलोफाइसिस का सामान्य नाम क्या है, तो हरा शैवाल और फियोफाइसिस को हम देखते हैं। फियोफाइसिस क्या होता है, फियो का मतलब होता है ब्राउन। क्या होता है, ब्राउन होता है। और फाइसिस का मतलब होता है दोस्तों शैवाल। क्या होता है, शैवाल यानी कि ब्राउन यानी कि भूरा शैवाल को हम फियोफाइसिस कहते हैं। भूरा शैवाल को फियोफाइसिस कहते हैं। आप लोग देख रहे होंगे इमेज में, यहाँ पे भूरा शैवाल है, यहाँ पे हरा शैवाल है। अगला स्लाइड है रेडोफाइसिस। रेडो का अर्थ होता है दोस्तों, रेडो का मिस होता है रेडो मिस होता है लाल। क्या होता है, लाल। और फाइसिस मतलब क्या होता है, शैवाल। क्या होता है, शैवाल होता है। तो रेडोफाइसिस यानी कि लाल शैवाल को रेडोफाइसिस कहते हैं। तो आगे इससे आगे कल पढ़ेंगे। और तो आप लोग यह वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।